रामू अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ अपनी बीमार माँ को देख रहा था। उसकी माँ रोते हुए रामू से बोली, चिंता क्यों करता है बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ, कभी कभी मुझे अपने ऊपर बहुत शर्म आती है कि आखिरकार मैं पैदा ही क्यों हुआ। ऐसा क्यों कहता है बेटा, तू तो मेरी आंखों का तारा है। अरे तूने कितनी कम उम्र में घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी। मैं तो बरसों से बीमार पड़ी हूँ। इसी बात का तो मुझे रोना आता है माँ। सोचो, मैं कितना अभागा हूँ कि अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को बीमार देख रहा हूँ, लेकिन माँ के इलाज के लिए दवाई खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है। अपना मन छोटा मत कर, तू वर्षों से मेरा इलाज कर रहा है और वैसे भी अब मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। नहीं माँ, मैं जानता हूँ कि तेरी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल पूरी रात तू सो नहीं पाई और खांसती रही। मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं तेरा पूरा इलाज कराऊंगा माँ। तू देखना, मैं कराऊंगा। इतना कहकर रामू अपनी झोपड़ी से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही जगत सिंह की बेटी पूनम रामू को मिल गई। क्या हुआ रामू, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तुम तो जानती हो पूनम, मेरी माँ बरसों से बीमार है। पिछले 3 दिनों से मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं उनको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊं, दिखाऊं, उनके लिए दवाई खरीद सकूं। तुम एक काम करो, मेरे पिता के पास चलो, हो सकता है वो तुम्हारी कुछ सहायता कर सके। पूनम रामू को अपने पिता जगत सिंह के पास ले गई और सारी घटना बताते हुए बोली, इस वक्त रामू को पैसा की बहुत आवश्यकता है। आपसे विनती है, कुछ उधार दे दीजिए। देखो बेटा, अगर मेरा बस चलता तो मैं तो रामू को सब कुछ दे देता। इस गांव में बहुत कम लोग जानते हैं कि रामू के पिता के मेरे ऊपर कितने एहसान हैं। लेकिन तुम तो जानती हो पूनम कि हमारी आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है। बेटा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। रामू और भी उदास हो गया और जगत सिंह से बोला, हाँ, मैं जानता हूँ कि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन आपने मेरे लिए सोचा, बस यही बहुत है। धन्यवाद। इतना कहकर रामू उसके घर से बाहर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने आप से बोला, क्या करूं? किससे उधार मांगूं? क्या करूं? तभी रामू की नजर ठाकुर साहब की हवेली पर पड़ी। ठाकुर हरिहत गांव का सबसे दबंग व्यक्ति था। हाँ, ठाकुर साहब से ही कुछ पैसे उधार मांग कर देखता हूँ। हो सकता है कि वह मेरी कुछ मदद कर दे। हाँ, जाता हूँ। इतना कहकर रामू ठाकुर हरिहत की हवेली में चला गया। ठाकुर आराम से कुर्सी पर बैठा था। ठाकुर साहब, मेरी माँ बीमार है। मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हैं? पैसे चाहिए? अच्छा, ये तो बता, तेरी माँ की उम्र कितनी है? 70 साल की हो चुकी है ना, तो अब जी करेगी क्या? अरे क्यों मुझसे उधार मांगकर कर्जदार बन रहा है? अरे जा रे जा, मर जाने दे अपनी माँ को, और तू भी चैन से रहना, हमको भी चैन से रहने दे। ठाकुर की बातों ने रामू के कलेजे को चीर दिया। वो अपने क्रोध को दबाते हुए बोला, ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब। इस संसार में मेरी केवल एक माँ ही है और कोई नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? देख, देने को तो मैं तुझे कर्ज दे सकता हूँ, लेकिन तेरे पास गिरवी रखने के लिए क्या है?
अरे तू तो स्वयं अपनी माँ के साथ टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। क्या अपनी झोपड़ी को गिरवी रखेगा? अगर रखेगा तो फिर रहेगा कहाँ? बात करता है कर्ज चाहिए। अबे जा, मैं तुझे कर्ज नहीं दे सकता, चल जा। रामू ठाकुर के आगे हाथ जोड़ने लगा। ठाकुर साहब दया कीजिए, ऐसे ना भगाइए। एक बार जो मैंने मना कर दिया तो कर दिया। इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकालूं, अपनी मर्जी से चला जा, नहीं तो तुझे भी अपना इलाज कराना पड़ेगा। और तुझे तो पता है तेरे पास पैसा नहीं है। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। यह सब ठाकुर की हवेली में काम करने वाला मोहन देख रहा था। रामू चुपचाप नजरें झुकाकर हवेली से बाहर निकल गया। ठाकुर की हवेली से अपमानित होकर रामू गांव की सीमा के एक पुराने कुएं के पास जाकर बैठ गया। यह वही कुआं था जिसके बारे में वर्षों से गांव में यह प्रसिद्ध था कि यहाँ से रातों में अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि उस कुएं में कुछ रहस्यमय छुपा हुआ है और डर की वजह से कोई भी वहाँ पानी भरने नहीं जाता था। रामू कुएं के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब किसके पास जाऊं? किससे मदद मांगूं? मुझसे अपनी माँ की गरीबी देख ही नहीं जाती और न ही उनकी तड़प। तभी वहाँ पर ठाकुर की हवेली का नौकर मोहन आ गया। उसने रामू को उस कुएं के पास बैठे देखा तो चौंक गया। अरे रामू बेटा, यहाँ क्यों बैठा है? तुझे पता नहीं है क्या कि इस कुएं से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव वाले इसे अभिशब्द मानते हैं। चल चल, जल्दी चल। कहाँ जाऊं? जिसकी जिंदगी में तूफान मचा हो, उसे इन आवाजों से क्या फर्क पड़ेगा काका? मोहन रहस्यमय अंदाज में बोला। अरे कितनी विचित्र बातें करता है। जिसका पिता कभी इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, जिसने गांव के गरीबों की मदद की, आज देखो भला उसका बेटा दूसरों के आगे हाथ फैला रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं काका? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तुम्हें किसी ने नहीं बताया, ना ही तुम्हारी माँ ने, क्योंकि सब ठाकुर से डरते हैं। अब इसमें ठाकुर का क्या लेना देना काका? सब कुछ लेना देना ठाकुर से ही है बेटा। मैं वर्षों से चुप रहा ठाकुर के डर से, पर अब मुझे किसी का डर नहीं है। तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी में जो किया है ना, उसके बदले मैं तुम्हें यूं भटकते तो नहीं देख सकता। यह ले बेटा, जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा अपनी माँ को। उसका ठीक होना बहुत जरूरी है। रामू भावुक होकर झुक गया और दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया। फिर वो उन्हें एक डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने उसकी माँ की नब्ज देखी, आंखों में झांका और गंभीर स्वर में बोला, अब इनकी बीमारी शरीर में गहराई तक उतर चुकी है। अब देखो बचने की अब कोई संभावना नहीं है। माफ करना। ऐसा मत कहिए डॉक्टर जी, मेरे पास माँ के अलावा और कोई नहीं है। ऐसा ना कहिए। यही संसार का नियम है बेटा रामू। दुनिया की कोई भी दवाई तुम्हारी माँ को पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कर सकती। मैं केवल इतनी औषधि दे सकता हूँ जिससे तकलीफ थोड़ी कम हो सके। बस डॉक्टर ने दवाई दी और रामू अपनी माँ को वापस झोपड़ी में ले आया। माँ ने दवाई ली और गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद रामू फिर जगत सिंह के घर आ पहुंचा। अरे रामू, क्या हुआ? डॉक्टर के पास गए थे ना? डॉक्टर ने कह दिया है काका की माँ की बीमारी अब लालाज है। वो बस दर्द कम कर सकते हैं, बीमारी ठीक नहीं कर सकते। जगत सिंह की आंखों में भी आंसू आ गए और बोला, हिम्मत मत हार बेटा, हिम्मत मत हार, हम सब है ना। काका ये बताइए, उस कुएं के पास जो कुछ आपने मुझसे कहा, उससे मेरे मन में हलचल पैदा हो गई है। क्या वो सब कुछ सच है? क्या मेरे पिता बेहद अमीर थे? तुम्हारी माँ ने शायद तुम्हारी जान की सुरक्षा के खातिर तुम्हें नहीं बताया। सुनो बेटा ध्यान से, आज जो कुछ भी ठाकुर के पास जमीन जायदाद है, वह कभी तुम्हारे पिता की थी।
तुम्हारी माँ तब गांव में रानी की तरह मानी जाती थी, एकदम महारानी की तरह। तुम्हारे पिता के साथ ठाकुर का दोस्त आना था, पर वो दोस्त धोखेबाज निकला। तुम्हारे पिता ने ठाकुर पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उसने उसी भरोसे का फायदा उठाकर सारे के सारे दस्तावेज अपने नाम करवा लिए। तुम्हारे पिता बेचारे टूट गए और तभी से तुम्हारे घर का बुरा समय शुरू हो गया। रामू की आंखें जलने लगीं। हंट खींचकर बोला, फिर इसके बाद क्या हुआ काका? इसके बाद बेटा कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारे पिता और ठाकुर को आखिरी बार उसी कुएं के पास देखा गया था जहां आज तुम बैठे थे। रामू की आंखें चौड़ी हो गईं। और उसी दिन से उस कुएं से आवाजें आने लगी। लोगों ने तभी जुबान में कहना शुरू कर दिया कि ठाकुर ने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी और सर उसी कुएं में फेंक दिया। रामू का चेहरा एकदम सख्त हो गया, आंखों में आग सी चमकने लगी। आज मैं माँ से सच जानकर ही रहूंगा। इतना कहकर रामू सीधे अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ा। रामू ने सारी घटना बताते हुए बोला, माँ सच सच बताना, जगत सिंह काका ने जो कहा क्या वो सच है? क्या ठाकुर की सारी संपत्ति कभी हमारे पिता की थी? सच सच बताना माँ। यह सच है बेटा। अगर तू मेरा हाथ अपने सिर पर नहीं रखता तो शायद मैं तुझे कभी सच्चाई नहीं बताती। अरे तो फिर अब तक आपने मुझे क्यों नहीं बताया माँ? क्यों इतनी सारी संपत्ति के मालिक होने के बावजूद मैं गरीबी में क्यों पला? तेरे इलाज के लिए दूसरों के खेत में मजदूरी की, अपमान सहा। अरे ठाकुर ने मुझे क्या कहा? पता है क्या कहूँ? इतने वर्ष क्यों चुप रही माँ? एक गांव में गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी कर खुशी खुशी रहता था। उसे पैसों की बहुत तंगी थी। बेचारा अपनी पत्नी को एक वक्त भी ठीक से नहीं खिला पाता था। फिर भी वे दोनों खुशहाल जीवन जी रहे थे। मीना जरा देखो, आज का दिन कितना सुहाना है। ऐसा लग रहा है मानो पूरी प्रकृति खुशियों से महक उठी हो। ऐसा कुछ नहीं है जी, मुझे पता है आप ये सब सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं। तो और भला मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मेरी पत्नी हो, फिर भी मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता। जिंदगी की सारी सुविधाएं तो मैं नहीं दे सकता, इसीलिए छोटी छोटी खुशियां देने की कोशिश करता हूँ। आप इतने निराश क्यों हो रहे हैं? अभी हमारी हालत ठीक नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन सब बदल जाएगा। भगवान सब अच्छा कर देगा। मीना, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। चलो, अब मैं लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। लौटते समय बाजार में बेच दूंगा। कोशिश करूंगा कुछ पैसे घर ले आऊं। तुम चिंता मत करना। मैं भला क्यों चिंता करूं? फायदा हो या ना हो, आप ज्यादा परेशान मत हुआ करें। जैसे हम अब तक जीते आए हैं वैसे ही आगे भी जी लेंगे। बस मैं नहीं चाहती कि आप हालात के बारे में सोच सचकर अपनी सेहत खराब कर लें। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शाम तक वापस घर लौट आऊंगा। यह कहकर हरिलाल जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने चला जाता है। वह जोर जोर से आवाज लगाकर सबको अपनी ओर बुलाता है, पर कोई नहीं आता। तब हरिलाल अपनी किस्मत पर नाराज होने लगता है। वाह रे, मेरी किस्मत तू अपना खेल खेलना कभी नहीं भूलती। रोज मैं नई उम्मीद के साथ काम करने निकलता हूँ, लेकिन रोज ही खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर देती है। आज भी बाजार में इतनी भीड़ है, पर मुझसे खरीदने वाला कोई नहीं। सच कहूँ तो मैं अपनी जिंदगी से हार गया हूँ। बस अपनी पत्नी के लिए ही फिर से हिम्मत जुटाता हूँ। चलो ठीक है, तू अपना खेल खेल ले। मैं भी देखता हूँ कि तू मुझे और क्या क्या परेशानियां देगी।
चल हरीलाल, घर चल। ये क्या हुआ जी? तुम तो बहुत उदास लग रहे हो। क्या आज भी कमाई नहीं हुई अब? इसमें कोई नई बात नहीं है मीना, यह तो अब रोज का हाल हो गया है। तुम हर दिन उम्मीद के साथ मेरा इंतजार करती हो और मैं खाली हाथ लौट आता हूं। मैं जानता हूं तुम कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में तुम भी बहुत उदास हो जाती हो। इन सब बातों को छोड़ दीजिए, पहले हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी खाना परोस देती हूँ। यह क्या मीना, तुमने सिर्फ मेरी ही थाली लगाई है, तुम्हारा खाना कहाँ है? आप पहले खा लीजिए, मैं अपना हिस्सा बाद में खा लूंगी। मेरा मन तो तभी चैन पाता है जब घर के सारे काम निपट जाते हैं। मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, घर में इतना ही अनाज था ना। अरे पगली, मैं भला तुम्हें भूखा रहकर अपना पेट कैसे भर सकता हूँ? थाली में इतना अनाज नहीं कि दोनों का पेट भर जाए, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों का मन संतुष्ट हो जाए। आओ बैठो, आज हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। इतनी परेशानियों में भी आप खुश रहने का तरीका ढूंढ लेते हैं। हमारे हालात इतने मुश्किल हैं कि लोग अपनी जान भी दे दें, फिर भी आप मेरे लिए सब सह रहे हैं। अरे मीना, तुम तो आज मुझे रुला ही डालोगी। चलो अब ये सारी बातें छोड़ो, सबके अच्छे दिन आते हैं, हमारे भी आएंगे। अब मैं सोने जा रहा हूं, सुबह फिर से लकड़ियां लेने जाना है। तुम भी अपना काम खत्म करके जल्दी सो जाना। अजी सुनते हो, अब उठ भी जाओ, सूरज सर पर आ चुका है। कल तो आप ही जंगल जाने की बात कर रहे थे और अभी आराम से सो रहे हैं। देर हो गई, पता नहीं मेरी आंख कैसे नहीं खुली। मुझे जल्दी लकड़ियां तोड़कर बाजार जाना होगा, वरना अगर बाजार में भीड़ कम हो गई तो दिक्कत होगी। मीना, मैं अब जा रहा हूं। अरे कोई मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ। अरे यह सुनसान जंगल में किसकी आवाज आ रही है? मुझे इस आवाज का पीछा करना होगा, शायद किसी को सच में मदद की जरूरत है। फिर हरीलाल उस आवाज का पीछा करता है। हरीलाल एक लड़की को देखता है जो खून से लथपथ, कमजोर और लाचार है। हरीलाल कुल्हाड़ी उठाकर धड़कते दिल के साथ उस लड़की के पास जाता है। यह लड़की तो बिल्कुल शव जैसी पड़ी है, उसकी सांस बहुत धीमी चल रही है। अगर किसी ने इसे नहीं बचाया तो यह मर सकती है। मुझे इसे तुरंत घर ले जाना होगा, लेकिन कहीं इसे घर ले जाते हुए हम पर कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। हरीलाल, यह सब सोचने का समय नहीं है। अब सबसे जरूरी काम है कि उसकी जान बचाई जाए। चलो इसे लेकर तुरंत घर चलते हैं। यह लड़की कौन है, कितनी घायल है, या आप किसको साथ लाए हैं? मीना, यह लड़की मुझे जंगल में इस हालत में मिली। पहले तो मुझे इसे घर लाने में बहुत डर लगा कि कहीं इसे कुछ हो जाए और लोग मुझे कातिल ना समझे, लेकिन इसे इस हालत में छोड़ना मुझे बिल्कुल स्वीकार्य नहीं लगा। आपने ये बिल्कुल सही किया। मुझे भी डर लग रहा है, पर उसकी मदद तो हमें करनी ही चाहिए। कौन है और कहां से आई है पता नहीं। पूरी खून में सनसनी है और आंखों में डर है इस बच्ची के। मीना, इसे तुरंत पट्टियां बांधो। तुम क्यों डर रही हो? डरो मत, कुछ नहीं होगा, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हे भगवान, हम चाहे गरीब हैं, मगर इतने कमजोर नहीं कि एक मासूम लड़की की जान जाते हुए देख सके। उस बच्ची पर दया कर प्रभु, उसे ठीक कर दे। फिर हरीलाल और उसकी पत्नी दिन रात उस अनजान लड़की की सेवा करते हैं ताकि वह जल्दी स्वस्थ हो जाए। आखिरकार कुछ दिनों बाद उसे होश आता है और वह कहती है, यह मैं कहाँ हूँ? यह कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? बेटी, तुम कौन हो और तुम्हें क्या हुआ था जो तुम जंगल में घायल हालत में थी? पहले ये बताइए कि आप दोनों कौन हैं? कहीं आप लोगों ने मुझे अगवा तो नहीं किया?
नहीं बेटी, हमने तो तुम्हारी जान बचाई है। हम भला तुम्हें अगवा क्यों करेंगे? तुम अपनी पहचान बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ाऊंगा। नहीं, मैं अपनी असली पहचान नहीं बता सकती। पता नहीं यह लोग कौन हैं और इनकी नीयत कैसी है। कहीं सच जानने के बाद यह अपना असली रंग ना दिखाने लगे। क्या हुआ तुम्हें? चुपचाप क्या सोच रहे हो? हम पर भरोसा रखो, हम कोई बुरे लोग नहीं हैं। मेरा नाम रानी है और मैं बहुत दूर के गांव से आई हूँ। मैं कैसे घायल हुई यह मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। कोई तुम्हें सच बताने के लिए मजबूर नहीं करेगा। बस हम इतना चाहते हैं कि तुम जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे गांव ले जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, अब मेरे सामने ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं। मुझे पता है गरीब लोग सब लालची होते हैं, सिर्फ अपना ही फायदा सोचते हैं। अरे बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? हम दोनों ने तुम्हें बचाया है और तुम फिर भी हमसे ऐसे बात कर रही हो। माना कि हम लोग अजनबी हैं, मगर तुम विश्वास रखो, हम तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहे। बेटी तुम आराम करो, तब तक मीना तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आएगी। मीना तुम इसका ध्यान रखना। मैं अब काम करने जा रहा हूँ। इतने दिनों से काम रुका हुआ है, बहुत नुकसान हो गया है। एक गांव था जिसका नाम मोहनपुर था। एक छोटा सा घर में उसकी दादी और उसका पोता रहता था। आ गया बेटा, तू जा जल्दी से मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। खाना खा लेता है और वह अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाता है। अरे बेटा, कब तक ऐसा चलता रहेगा? मैं अब काम करके थक चुकी हूँ, अब मुझसे काम नहीं होता। मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रही हूँ, तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते। कुछ दिनों पहले जो रिश्ता आया था वह भी तुमने ठुकरा दिया। कितनी अच्छी लड़की थी, फिर भी ना जाने तुमने क्यों मना कर दिया। तुम आखिर चाहते क्या हो? आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? तुम्हें मेरी कोई फिक्र है या भी नहीं? मैंने सोचा अगर घर में बहू आएगी तो काम में मेरा हाथ बटाएगी, मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, और अब मेरी उम्र भी हो चली है। पता नहीं कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। इसीलिए बेटा, मैं तुम्हारी शादी करके निश्चिंत हो जाना चाहती हूँ। तुम समझते क्यों नहीं यह बात? अरे माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे जब शादी करना होगा मैं आपको बता दूंगा। पर बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा कितने दिनों तक चलेगा और तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे हो? कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? कहीं तुमने कोई लड़की तो पसंद नहीं कर रखी? अगर वैसी कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं खुद जाकर तुम्हारी शादी के लिए उस लड़की का हाथ मांग कर लाऊंगी। नहीं माँ, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर है तो अभी बता दो, वरना मैं तुम्हारी शादी जबरदस्ती मेरी पसंद की लड़की से कर दूंगी। अब चुप क्यों बैठे हो? मुंह खोलो। माँ, दरअसल वह एक लड़की है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, और वह भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है। माँ, मैं शादी उसी लड़की से करना चाहता हूँ। तो बेटा मुझे बताओ, मैं जाकर बात कराती हूँ। क्या वो लड़की हमारे गांव की है? और है तो वह किसकी लड़की है? बताओ जरा बेटा। माँ, वह हमारे ठाकुर साहब जी की लड़की है। कहीं तुम ठाकुर की लड़की लक्ष्मी की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ माँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हे भगवान, क्या करूं उस लड़के का? तुझे पूरे गांव में क्या ठाकुर की ही लड़की मिली थी? तू तो अच्छे से जानता है हम कहाँ और ठाकुर साहब कहाँ। हम दोनों परिवार में धरती आसमान का फर्क है बेटा।
जमींदार इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। हमारी और उनकी बराबरी ही क्या है। मेरी मानो बेटा, तुम उस लड़की के बारे में सोचना बंद कर दो बेटा। तुम उसे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। माँ, प्यार हैसियत देखकर नहीं किया जाता, वह तो बस हो जाता है। और माँ लक्ष्मी भी मुझे उतना ही पसंद करती है जितना कि मैं उसे पसंद करता हूं। और आप तो लक्ष्मी को जानती ही हो। माँ, क्या आपको लक्ष्मी पसंद नहीं है? बेटा, यहाँ पसंद का सवाल नहीं उठता। लक्ष्मी बेटी बहुत अच्छी है, स्वभाव की बड़ी प्यारी है, लेकिन बेटा उनमें और हम में बहुत फर्क है। यह रिश्ता नहीं हो सकता। वो ठाकुर किसी भी कीमत पर इस बात के लिए नहीं मानेगा। माँ, मैंने लक्ष्मी से बात की है और वह अपने पिता से बात करने वाली है, और तुम चिंता मत करो। लक्ष्मी अपने पिता को जरूर मना लेगी, और लक्ष्मी के पिता भी लक्ष्मी से बहुत प्यार करते हैं। वह अपनी बेटी के लिए मान ही जाएंगे। पता नहीं बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता वो मानेंगे, लेकिन अगर तू कहता है तो देखते हैं। इधर लक्ष्मी अपने पिता से बात करने जाती है। अरे बेटी, आ गई तुम। मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी थी। आज मैं बहुत खुश हूं बेटी। आज मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने मेरा रिश्ता तय कर दिया, वो भी बिना मुझसे पूछे? ऐसा क्यों कहती हो बेटी? क्या मैं तुम्हारे लिए यह फैसला अकेले नहीं ले सकता? बेटी, तुम्हारी भलाई किसमें है और किसमें नहीं, यह मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है। मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। और हां, तुम मेरे दोस्त हरियत लाल को तो जानती हो ना? उनका ही बेटा श्याम है। तुम तो उसे जानती हो। मैंने उससे ही तुम्हारा रिश्ता तय किया है। पिताजी, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। क्यों बेटी? श्याम में क्या बुराई है? और इतना अच्छा रिश्ता तुम क्यों ठुकरा रही हो? क्या बात है? कुछ नहीं पिताजी, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं आपसे बाद में बात करूंगी। रुको बेटी, क्या बात है, मुझे बताओ। जहां तक मैं जानता हूं, श्याम में कोई बुराई नहीं है। फिर भी तुम इस रिश्ते को ठुकरा रही हो, तो जरूर कोई और बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं जानता हूं बेटी, अगर तुम्हारी मां होती तो यह सारी बातें तुम उससे कर लेती। लेकिन तुम्हारी मां भी मैं हूं और पिता भी। तुम बेझिझक मुझे तुम्हारी मन की बात बता सकती हो। आखिर तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मैं भी जानना चाहता हूं कि मेरी बेटी आखिर चाहती क्या है। लक्ष्मी हिचकिचाते हुए अपने पिता से कहती है। वो पिताजी, दरअसल हमारे गांव का राहुल है ना, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पिताजी, राहुल बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत मेहनती भी है। ये तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी? हमारे गांव का राहुल, तुम उस भिखारी से शादी करना चाहती हो? तुम्हारी सोच को हो क्या गया है? अरे कहां राहुल और कहां तुम? तुम दोनों की बराबरी भी नहीं है। और उस राहुल की हिम्मत भी कैसी हुई जो तुमसे शादी करने के सपने देख रहा है? पिताजी, सपना राहुल नहीं, मैं हम दोनों देख रही हूँ। पिताजी, मैंने सिर्फ राहुल का स्वभाव देखा है, उसकी अच्छाई देखी है। वो गरीब है या अमीर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप श्याम की बात कर रहे हो, क्या आपको पता है श्याम कैसा लड़का है? भले ही वो आपके दोस्त का लड़का हो, लेकिन वो एक नंबर का आवारा है। मेरी सहेलियों ने मुझे कितनी बार कहा, वो लड़कियों को छेड़ता है, शराब पीता है, और आप ऐसे लड़के से मेरी शादी करवाना चाहते हो क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि वो आपके दोस्त का लड़का है और अमीर है। माफ करना पिताजी, लेकिन मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। अगर आप मेरी भलाई चाहते हो तो यह रिश्ता तोड़ दीजिए। भोला सिंह सोच में पड़ जाता है। सोच कर कहता है। ठीक है बेटी, तुझे श्याम से शादी नहीं करनी तो मत कर। मैं यह रिश्ता तोड़ दूंगा। लेकिन राहुल ही क्यों? बेटी, वह तुम्हें शादी के बाद आखिर कौन सा सुख दे पाएगा?
छोटे से घर में अपने माँ के साथ रहता है। न पिताजी का साया है और न ही उनके पास जमीन। हमारे ही खेत में मजदूरी करता है। भला तुम शादी करके उसके साथ कैसे सुखी रह पाओगी? पिताजी, राहुल बहुत मेहनती लड़का है। मैं जानती हूँ आज उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। वो मुझे कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होने देगा। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो मुझे बहुत सुखी रखेगा। पिताजी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ राहुल में है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ, आप खुशी खुशी मेरी और राहुल की शादी करवा दीजिए। मैं आपको नाराज नहीं देख सकती पिताजी। जब तक आप इजाजत नहीं देंगे, हम दोनों शादी नहीं करेंगे। आखिर मेरा आपके सिवा है ही कौन? माँ तो बचपन में ही चल बसी थी। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी खुशी राहुल में ही है तो मैं राहुल से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। लेकिन बेटी, मेरी एक शर्त है। अगर मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी खुशियों के लिए तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें भी मेरी यह शर्त पूरी करनी होगी। हाँ, बोलिए ना पिताजी, क्या शर्त है आपकी? बेटी, मैं राहुल की हालत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ जब तक वह तुम्हारे लायक नहीं बन जाता, तब तक मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं करूँगा। उसे कहना कि पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, उसके बाद ही मैं तुम्हारी शादी उसी से करवाऊंगा। और ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ बेटी, क्योंकि मैं भी तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरी बस यही इच्छा है। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल से जरूर कहूंगी और वो शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी भी ढूंढ लेगा। आपने इस शादी के लिए मंजूरी दे दी। यही मेरे लिए काफी है।